हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगिता पी शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था कि मेरी जो भी वीडियोस है वो अभी एपिसोड में आएंगी, लेकिन फर्स्ट एपिसोड अपलोड करने के बाद सेकंड एपिसोड अभी नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि बीच में आप लोगों ने देखा मेरा दूसरा व्लॉग आ गया था जो कि मेरे एनिवर्सरी का था। तो हम लोगों की शादी की 5वीं सालगिरह थी, तो जिसकी जो भी हमारा दिन का प्रोग्राम था, जो भी था, वो सब मैंने आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर किया है। मुझे लगा पहले जो हो रहा है पहले उसको शेयर कर लेते हैं, बाकी पास्ट का तो हम लोग एपिसोड चलते रहेंगे। तो बस ये जो ब्लॉग है वो पास्ट का जो सेकंड था एपिसोड, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। तो लास्ट फर्स्ट ब्लॉग में मैंने जो बताया था बीएससी और एनएसएस अपना कंटिन्यू करने के बाद, सॉरी एनसीसी कंटिन्यू करने के बाद किया था मैंने एमएससी। तो एमएससी की जो सीट्स मैंने बताई थी 60 सीट थी, लेकिन 70 सीट उन्होंने ले ली। एडमिशन हो गया, पूरा 1 साल हम लोगों ने पढ़ाई की, और जब एग्ज़ाम टाइम आया तो हम लोगों को एडमिट कार्ड देने से वो लोग मना करने लगे कि केवल 60 सीट है, 60 लोगों को ही एडमिट कार्ड मिलेंगे, बाकी के 10 लोगों को नहीं मिलेंगे। तो वो बड़ी प्रॉब्लम होगी, और वो तो सिर्फ बोल के निकल गए, उनके बोलने से क्या है, हमारा तो पूरा साल ही बर्बाद हो जाता। तो ये सभी उस चीज़ का प्रूफ है, ये सभी उनके सर्टिफिकेट्स हैं एनसीसी कैंप्स वगैरह के, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसके लिए हम लोगों को यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे कंप्लेन लिखी, लेटर्स लिख के दिए, और लगभग हम लोगों को वहाँ पे 2 दिन लगे थे। एक दिन हम लोग गए थे, शाम को वापस आए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। नेक्स्ट डे भी गए वहाँ पे, और वो भी काफ़ी ऊंची जान पहचान निकालने के बाद हम लोगों को वहाँ एंट्री मिली थी, अदरवाइज़ नहीं मिलनी थी, क्योंकि 10 लोगों के करियर का सवाल था। गए एक्स्ट्रा परमिशन के लिए, और मीडिया भी आई थी फिर, क्योंकि बात काफ़ी बढ़ गई थी उस टाइम पे। आई थिंक ये सन 2017 की बात थी। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर में देखोगे तो न्यूज़पेपर में भी ये सब आया था उस टाइम पे। तो फिर परमिशन मिल गई थी, लास्ट में जाके थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन परमिशन मिल गई थी। 10 और बच्चों को फिर उन लोगों ने ऐड कर दिया, तो टोटल 70 बच्चों ने एडमिशन दिया। सेकेंड ईयर एमएससी का हो गया था, उसमें दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही प्रॉब्लम थी परमिशन की। उसके बाद पापा मेरे जॉब जहाँ कर रहे थे वहीं पे संविदा पे वैकेंसी निकली हुई थी, तो ड्यूरिंग एमएससी फिर लगभग 1.5 से 2 साल संविदा पे भी मैंने उधर जीडीएस पोस्ट ऑफिस में काम किया। काफ़ी कुछ सीखा, पोस्ट ऑफिस का जो भी था वर्क वो सब सीखा मैंने, वो भी किया उधर ही। फिर करने के बाद एमएससी के बाद हम लोग एक टाइम शादी में गए थे, कोटा मेरे मामा जी की शादी थी, तो वहाँ हम लोग पहुँचे ही थे शादी में, और शादी हम लोग कर भी नहीं पाए थे। तभी यहाँ से फ़ोन गया था कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तबीयत। तो मैं, नानी, मम्मी, हम सब लोग वापस आ गए वहाँ से। वापस आने के बाद पता चला वो हॉस्पिटल थे, गए तो उनको ब्लड वॉमिटिंग हुई थी, जिस वजह से अभी भी ऑलमोस्ट उनको 7-8 साल हो गई इन बातों को, ज़्यादा ही होने को आई थिंक। तो तब से उनको छल्ले पड़ते हैं यहाँ, हर साल ऑलमोस्ट उनको छल्ले पड़ते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि शुगर पेशेंट है मेरे पापा, तो ना ही कुछ मीठा खा सकते हैं, और अभी इतना ज़्यादा उनको ब्लड का दिक्कत हो गई, हर साल उनको छल्ले पड़ते हैं, इस वजह से थोड़ा उनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती है। मम्मी को भी, मेरी को पैरालिसिस हुआ था जब हम लोग 12th क्लास में थे, 10th 12th में, तब से उनको भी प्रॉब्लम हुई थी। तो बहुत कुछ है लाइफ में जो सब ने कुछ ना कुछ बर्दाश्त किया है, पर अभी सब कुछ ठीक है, सारी कंडीशन सब पहले से बहुत 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 बेटर है। तो हर किसी के जीवन में शायद ऐसा रहा होगा पास्ट में। तो जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने जो कर रही थी संविदा पे, तो पापा की जगह कुछ टाइम मेरे भाई ने भी किया, और पापा को लंबी लीव लेनी पड़ी थी, उनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हुई थी। उनको जब छल्ले पड़े तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो चाचा रात को ही उनको लेके गए। हम लोग तो कोटा थे, वहाँ से वापस आए तो मामा चाचा सब लोगों ने उनकी देखभाल की तब तक पीछे। फिर लास्ट एमएससी के बाद पीएचडी के लिए मैंने फॉर्म फिल किया। पीएचडी का मेरा नंबर आया था दूसरी जगह,
जाना था, लेकिन पापा बोले अकेले कैसे रहोगे, कैसे करोगे। तब हम लोग घर से बाहर अकेले नहीं रहे थे कहीं पे भी, सिर्फ कैंप जाते थे। तो कैंप में तो पूरा आपको पता ही है कि पूरी सिक्योरिटी रहती है और घर वालों को पता ही रहता है सब कुछ, कहाँ क्या कैसे क्या। तो पीएचडी फिर नहीं की, ड्रॉप कर दी। उसके बाद पापा बोले लड़कियों के लिए टीचिंग बेस्ट है, तो फिर डीएलएड का फॉर्म डलवा दिया, जिसको पहले बीटीसी बोलते थे, अभी इसको डीएलएड में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि 2 साल की होती है। जैसे बीएड होती है वैसे ही डीएलएड होती है, जिसको पहले बीटीसी बोलते थे। फिर डीएलएड का फॉर्म फिल किया। डीएलएड हमारे मलपुरा के पास में ही एसएस कॉलेज है, तो वहाँ से फिर बीटीसी किया, डीएलएड वही। तो 2 साल में वो कवर किया। अभी इतने बड़े कॉलेज से एडमिशन 5 साल मैंने अपने आगरा कॉलेज में किया था। 3 इयर्स का मेरा बीएससी, 2 इयर्स का एमएससी, 5 इयर्स। इतना बड़ा कॉलेज जहाँ पे वॉशरूम में जाना है तो किसी को परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अपना जो क्लास आपको अटेंड करना है करो, नहीं करना आपकी मर्जी, मतलब पूरा फ्रीडम टाइप रहता है। खाना आपको जब लंच करना है आप कर सकते हो। लेकिन सडनली जब डीएलएड करने लगी तो वापस से ऐसा लगा कि अभी कॉलेज वाली फीलिंग नहीं रही थी, कॉलेज से स्कूल वाली फीलिंग आ गई थी। अभी क्लास में हैं तो सारी क्लास अटेंड करनी है, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से बंक नहीं कर सकते हो क्लास। चाहे आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, चाहे आपको टॉपिक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो मैटर। और वॉशरूम भी जाना है तो आपको जैसे स्कूल में टीचर से परमिशन लेके जाना होता है वैसे ही जाना है। भूख लगी है तो आप लंच नहीं कर सकते, जब आपका लंच टाइम होगा तभी लंच करना है। और वापस से बिल्कुल फीलिंग ऐसी हो गई थी कि यार अभी हम कॉलेज में नहीं, वापस ही स्कूल में आ गए। लेकिन कुछ फ्रेंड्स फिर वहाँ भी बने, कुछ थे जो आपस में मिल गए, पुराने स्कूल के या कॉलेज के थे जो वहाँ पे। फिर समय निकलता गया, 2 साल डीएलएड भी हो गई। लास्ट ईयर जब थी मेरी डीएलएड की 2nd ईयर थी, तभी आई थिंक लॉकडाउन लगा था, कोरोना का टाइम था। और सन 2019 के लास्ट में ही मेरी शादी हुई थी, 2019 में, दिसंबर की बात है, इसी दिसंबर की। तो जब कोविड लगा था अप्रैल के आसपास, 2019 अप्रैल में कोविड की वजह से सारा भारत बंद था उस टाइम पे। दिसंबर में शादी हुई थी मेरी, हाँ, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने बाद लॉकडाउन हो गया था। और लॉकडाउन के बाद जब मिडिल में एक बार लॉकडाउन ओपन हुआ था, तब हम लोग नोएडा में थे। लगभग 1 साल तक काफ़ी लॉकडाउन रहा था। फिर इनके साथ शादी के बाद मैं वापस नोएडा शिफ्ट हो गई थी आगरा से कुछ टाइम के लिए। शायद नोएडा की भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। तो वहाँ पे 1.5-2 साल काम किया था उन्होंने। उस बीच भी दोबारा फिर से लॉकडाउन लगा था, फिर हम लोग घर आ गए थे। रूम था हमारा उधर ही रेंट जा रहा था बराबर। और हम लोग रह रहे थे कोविड में घर पे आके, और वहाँ रेंट दे रहे थे। तो फिर यहाँ आ गए वापस। और फिर घर पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी होती हैं, थोड़ी नहीं भी अच्छी होती हैं, सबके साथ होता है ऐसा। तो बस वही सब चलता रहा। फिर उसके बाद ये हैदराबाद की कंपनी इन्होंने ज्वाइन की, फिर हम लोग यहाँ आ गए। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ फ़ोन पे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि याद भी नहीं रहती हैं दिमाग में, क्योंकि कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो याद रहती हैं, तो वही मैंने शेयर की हैं। हैदराबाद आने के बाद भी कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छे लोग मिल गए जिनको मैं कभी याद करना भी नहीं चाहूँगी। तो बस अभी तो फिर अब नहीं सोचा है कि कभी किसी के साथ में, सिर्फ अपना और अपने फैमिली के साथ रहना है, मज़े करने हैं। क्योंकि जितना आप किसी के टच जाओगे उतना ही हर्ट होगे, तो अब हर्ट होने का कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ आके फिर स्कूल ज्वाइन किया, ट्यूशन भी किया। अभी ट्यूशन ही कर रही हूँ, स्कूल अभी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ का जो है स्कूल, यहाँ के लोगों को ना बड़ी कंप्लेन रहती है कि आप हिंदी वालों को बायस्ड हो। क्योंकि यहाँ पे सब लोग तेलुगु बोलते हैं, तो अपने तेलुगु वालों को ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं वो। तो हिंदी वालों को, क्योंकि उनका है ये यहाँ का यहीं तक रखते हैं तेलुगु, तो उनको हिंदी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। भाई उनको नहीं है तो उन लोगों को बता दिया जाए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर यहाँ के बच्चों को पूछते भी है ना, मैंने क्लास में कई बार बच्चों को पूछा भी था कि
हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है। तो बच्चों का बोलना था तेलुगु। उन बच्चों को इतना नहीं बताया जाता कि उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हिंदी सबको आनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि सिर्फ हिंदी ही आनी चाहिए, आप सारी लैंग्वेज सीखो, जो जितना आपकी कैपेसिटी है। एटलीस्ट आजकल कॉमन लैंग्वेज हो गई है इंग्लिश, आपकी मदर टंग है तेलुगु, बट हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। सॉरी, मैं पहले पानी पी के आती हूँ। तो जब हम लोग आगरा में थे तो मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे फादर इन लॉ आर्मी से थे और मेजर सूबेदार होके वो यहाँ हैदराबाद से ही रिटायर थे, उनकी पोस्टिंग यहीं थी। तो इनका, मेरे हस्बैंड का पूरा बचपन यहीं निकला है, पूरा कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम सही यहीं निकला और अभी काफ़ी सक्सेस है वो अपनी लाइफ में। तो मुझे भी लगा कि चलो यहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी है, मेरा रियांश भी यहीं पढ़ेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगी। लेकिन जब मैं स्कूल में यहाँ जाने लगी पढ़ाने को तो मुझे भी वो चीज़ फील हुई कि इतनी ख़ास नहीं है, इससे अच्छा तो अपनी तरफ की है। क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाती हूँ तो ऑलवेज ना टीचर्स को ये कंप्लेन रहती थी कि मैं बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क करा रही हूँ। उनका था कि नर्सरी क्लास की मदर टीचर थी, तो मैं उनका बोलना था कि आपको सिर्फ ई तक कराना है बच्चों को, और ई से आगे नहीं कराना, ABCD E केवल बाकी का ABCD आगे LKG UKG में कराना। सॉरी, अभी यहाँ का थोड़ा मौसम ऐसा हो गया है कि खांसी खांसी हो गई है, या तो मैंने फ्रिज का खाना खा लिया है, इस वजह से मुझको ऐसा लग रहा है। तो मैंने जितना देखा है कि हमारे यूपी में हो या कहीं भी हो, इतना तो बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तभी पेरेंट्स ABCD बोलना उनको सिखा देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ की एजुकेशन में ये बाउंडेशन है कि आप बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखाओगे। अगर बच्चे की कैपेसिटी है कि उसको ABCD E से अगर वो आगे बोलना आ रहा है, उसको लिखना आ रहा है, वो सीख रहा है, तो उसको आगे सिखाने में क्या दिक्कत है। अगर नेक्स्ट क्लास में जाएगा LKG में, उसको रिवीजन मिल जाएगा अच्छा खासा, उसका और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा वो, कि चलो ये चीज़ उसको पहले से आती हैं तो LKG में उसको इजीली कर लेगा। कि नहीं भाई, इसको बेशक आ गया है लेकिन हम इससे आगे नहीं सिखाएंगे, LKG में ही सिखाएंगे, ये क्या बात होती है। जिस बच्चा को नहीं आ रहा है, जो कवर नहीं कर पा रहा है, उसको वहीं तक रखो, उसको उतना ही सिखाओ जितना वो धीरे धीरे कैरी कर रहा है। लेकिन जो बच्चा फास्ट है सीखने में, जो कर पा रहा है, तो उसको आगे का क्यों ना सिखाए। टीचर्स को यही शिकायत थी कि आगे का उनको करा दे रही है, सिखा दे रही है, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई जमी। और कुछ उनको ऐसा लगता था कि कुछ, मैं जब क्लास में एंटर करती थी, ऑलवेज मैं रियांश की वजह से थोड़ा लेट होती थी, तो मैं जब जाती थी तो ऑलमोस्ट बच्चे क्लास में आ चुके होते थे, मुझे बैठे हुए बच्चे मिलते थे क्लास में ही। तो मैं कभी किसी को नहीं बिठाई कि आप आगे बैठोगे, कि आप पीछे बैठोगे। लेकिन बच्चे अपने आप आते हैं तो उनको जहाँ अच्छा लगता है वो बैठ जाते थे। तो टीचर्स को ये रहता था, मैम को, कि मैं हिंदी वाले बच्चों को आगे बिठाती हूँ, तेलुगु वालों को पीछे। जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। पूरी क्लास में कैमरे लगे, मैंने कभी किसी बच्चे को उठा के आगे पीछे नहीं बिठाया था। बल्कि ये चीज़ जब मेरे कानों में आई कि टीचर ऐसा सोचती है, तो उस दिन मैंने हिंदी वाले बच्चों को उठा के पीछे किया। मैंने कहा आप लोग आज पीछे बैठो, उनको थोड़ा आगे बैठने दो। बैठने के बाद 2 घंटे बाद ही बच्चे उठ उठ के अपने आप पीछे जाने लग गए। उनको इतना मतलब हैबिट बन गया कि वो खुद जाके पीछे बैठते थे। तो बच्चों का एक बन जाता है कि पर्टिकुलर वो जिस सीट पे बैठते हैं उनको वहीं बैठने की आदत बन जाती है। कभी कोई टीचर उनको उठा के नहीं बिठाता कि आप यहाँ बैठोगे, कि आप मेरे फेवरेट हो। टीचर के सभी बच्चे इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका थिंकिंग है तो नहीं बदल सकते। बाकी मुझे ऐसा लगता है, आप लोग मुझे कमेंट में जो देख रहा हो बता सकता है कि इसमें क्या गलत था कि अगर बच्चा सीख रहा है तो उसको आगे ना सिखाया जाए। अभी आगे का मतलब ये नहीं कि हमने उसको बहुत ज़्यादा आगे का सब कुछ करा दिया। अरे भाई ABCD E अगर उसको आ गया, FGHI अगर वो सीख गया, ABCD Z तक भी आ गया, क्या प्रॉब्लम है। ABCD है ना, कॉमन है, नर्सरी LKG बच्चे बोल लेते हैं, कर लेते हैं। अगर इतना आ गया तो उनको नेक्स्ट फिर उनको रिविज़न मिल जाएगा। अभी सेम बच्चे स्कूल में आके मेरे पास ट्यूशन भी आने लगे, तो अभी उनको, अब मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, बच्चे मेरे से कैच भी कर रहे हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। पेरेंट्स भी खुश थे उस चीज़ से कि हाँ हमारा बच्चा सीख रहा है। पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं थी, लेकिन टीचर्स को थी कि हमारा सिलेबस इतना है लेकिन आप आगे का सिलेबस करा रहे हो।
तो ऊपर से कंप्लेन आ रही है कि आप आगे का सिलेबस करा रहे हो और आप बायस्ड हो हिंदी वाले बच्चों के लिए, ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा तो ठीक है, फिर नहीं करना, ठीक है, करना भी नहीं है। इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अभी सिर्फ ट्यूशन कर रही हूँ, ट्यूशन से बच्चा अच्छा खासा सीख रहा है। अभी वही टीचर जो बच्चे मेरे से सीख के जा रहे हैं उनको लग रहा है कि उनका वो बच्चा स्कूल से सीख रहा है, जबकि वो मेरे से ट्यूशन से सीख रहा है। सीखे हुए बच्चे की वीडियो बना के आप अपने स्टेटस पे ये लगा के दिखा रहे हो कि हमारा बच्चा स्कूल से देखो ये चीज़ सीख रहा है। आप देख तो लो कि आपके टीचर ने सिखाया या बच्चा कहाँ से सीख के जा रहा है। चलो कोई नहीं, वो भी छोड़ो। तो बच्चा ट्यूशन में आया, सीखने लगा, सारी चीज़ें सीखी, सब कुछ ABCD टेबल, इनफैक्ट टेबल तक मैंने उनको करा दिया, 1 2 3 भी, एडिशन, सब एक्सट्रैक्शन। इतने छोटे बच्चे को नहीं आता, लेकिन जब वो सीखने लगे तो मैं सिखाती गई उनको। तो सीखने के बाद ही एक टीचर बोलते नहीं तो ये बच्चा इतना कर ही नहीं सकता है, इसको आता ही नहीं है। बच्चों का टेस्ट लिया, बच्चों ने कर दिया, टीचर चुप, क्या कर सकती है। तो टीचर के पास सिर्फ एक ही जवाब था कि कोई कोई बच्चा कर ले रहा है, कोई कोई नहीं कर पा रहा है। तो मैम यही तो मैं बोल रही थी कि जो कर रहे हैं उनको कराने में क्या दिक्कत है, जो नहीं कर रहे उनको तो उतना ही कराना है, रिवीजन ही कराना है। बट विचार सबके अलग अलग होते हैं। तो जो था लिखा उतना झेला किया, अभी जो है आगे वो करेंगे। तो फ़िलहाल तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज जो रहती हैं उनके लिए लैपटॉप से अच्छा खासा मेरा वर्क चल रहा है। मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिंग हैं, चाहे मेरे मायके से हो या मेरे ससुराल से या मेरा हस्बैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम खुश रह रहे हैं। बाकी लोग चाहे कितना भी झगड़ा कराने की कोशिश कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी छोटी मोटी नोकझोंक हर जगह चलती है। तो अभी तक इतना ही है। और बेसिक मेरा रेगुलर जो भी डेली रूटीन रहता है उसके व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ है जो हिडन है। सब कुछ मैंने जो मुझे बताना चाहिए मैंने सब बताया। ये जो ग्राउंड है ये इनके ऑफिस का ग्राउंड है। ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी क्योंकि लास्ट वीडियोस भी मैंने अपलोड की थी 1-2 इनके ग्राउंड की, क्योंकि यहाँ इनको खेलने को नहीं मिलता। वहाँ पे इनके फ्रेंड्स लोग भी हैं और अच्छा खासा ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं ये नीचे फील्ड में ना होके टेरेस पे है। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक है यहाँ पे कि लोग अपनी छत जो कैमरामैन यूज़ किया है। तो टेरेस पे ही फील्ड बना के रखा है जहाँ पे ये लोग अपना ऑफिस का काम फिनिश करने के बाद और अपना थोड़ा बहुत खेलते हैं। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और फिजिकल भी अपना थोड़ा अच्छा है कि खेल लेते हैं, माइंड फ्रेश बना रहता है। इसी बहाने इनका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। एक और चीज़ थी जो शेयर करनी थी कि ये तो है ही कि अपने ये खेलने के बाद फुटबॉल है, क्रिकेट है, खेल के एंजॉय कर लेते हैं। दूसरा इनका कंपनी का जो वर्क रहता है क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाने का, जो प्रोडक्ट ये लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये ऑफिस में एक अलग से रूम है जहाँ पे ये लोग सारे अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ के लिए ये सभी प्रॉप्स वगैरह यूज़ करके अच्छा खासा एक फ़ोटो निकाल के क्लाइंट को भेजना होता है। प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का प्रोडक्ट रहता है। जैसे कैंडल है, कैंडल स्टैंड वगैरह, और भी यूनिक रहते हैं। एक पर्स भी लाए थे मेरे लिए, जो कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये वहाँ पे डॉलरों में सेल होते हैं, क्योंकि बाहर US और अमेरिका के उधर के क्लाइंट्स रहते हैं। तो सारी चीज़ें उधर डॉलर्स में सेल होती हैं। तो इस तरीके से लाइटिंग और ये सब यूज़ करके इनका फ़ोटो निकाला जाता है ताकि अच्छा रिव्यू आएगी। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। होप आपको पसंद आए। यही है। बाकी आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो आप वीडियो में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।